तो बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है और हवा में एक सवाल तैर रहा है जो शायद हर निवेशक के मन में होगा कि क्या मार्केट क्रैश होने वाला है? हाँ बिल्कुल। और इसी सवाल को लेकर हमारे हाथ लगी है म्यूचुअल फंड इनसाइट मैगजीन की एक कॉपी। और इसमें जो बातें हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, कीमतें आसमान छू रही हैं। हाँ अब तो गिरावट पक्की है। और दूसरी तरफ हैं वो आशावादी जो भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब छोटी मोटी बातें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो आज हमारा काम ये भविष्यवाणी करना नहीं है कि क्रैश आएगा या आएगा या नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि ये कोई बता भी नहीं सकता। सही बात है। इसके बजाय हम इस मैगजीन के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक निवेशक के तौर पर हम अक्सर गलत खतरों से डरते रहते हैं, असली जोखिम कहीं और छुपे हैं। और आज हम उन्हीं छिपे हुए दुश्मनों की पड़ताल करेंगे। ये एक जरूरी बातचीत है क्योंकि हम जिससे डरते हैं वो शायद उतना खतरनाक है ही नहीं। और असली खतरा तो वो है जिसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं। चलिए तो फिर इसी की गहराई में उतरते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब हम मार्केट क्रैश कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है। हर गिरावट क्रैश नहीं होती। सोर्स हमें याद दिलाता है 2020 की कोविड वाली गिरावट की। बाजार बहुत तेजी से नीचे गया पर कुछ ही महीनों में सारा नुकसान वसूल करके ऊपर भी आ गया। हाँ, और फिर 2021-22 में भी एक गिरावट आई थी। लोग परेशान हुए पर बाजार ने फिर से नई ऊंचाइयां छू ली। इनको हम वी शेप रिकवरी कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मतलब जितनी तेजी से नीचे उतनी ही तेजी से ऊपर। ये गिरावटें डराती जरूर है लेकिन ये हिम्मत नहीं तोड़ती। तो फिर हिम्मत तोड़ने वाली गिरावट कैसी होती है? वो होता है असली बेयर मार्केट जो सालों तक खिंच जाता है, जैसे 2000 का .com बबल या 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा। वो रिकवरी वी शेप नहीं बल्कि यू शेप होती है। मतलब नीचे जाकर एक लंबा समय बिताने के बाद धीरे धीरे ऊपर आना। और कई लोगों के लिए तो वो एल शेप बन जाती होगी। बिल्कुल, मतलब नीचे जाकर वहीं रह जाना। उस दौर में आपकी समझदारी का नहीं बल्कि आपके सब्र का, आपके धैर्य का इम्तिहान होता है। और आज के बातचीत के लिए फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया। अब आते हैं आज के सवाल पर। बाजार इतना महंगा है तो क्या आज की कीमतों पर पैसा लगाना जोखिम भरा है? सोर्स में इसे समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है, शहर की बस वाला। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आप दोपहर के 2 बजे बस में चढ़ते हैं तो खाली मिलती है, आराम से सीट मिल जाती है। लेकिन अगर आप शाम 6 बजे ऑफिस छूटने के टाइम पर उस वक्त बस पकड़ने की कोशिश करें तो धक्का मुक्की होगी, खड़े रहने की भी जगह मुश्किल से मिलेगी, सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। बाजार का भी कुछ ऐसा ही सीन है। जब बाजार में भीड़ कम होती है, मतलब कीमतें कम होती हैं, तो निवेश करना आसान होता है और अच्छे रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। तो ये जो बस की भीड़ है, इसे ही बाजार की भाषा में पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कह सकते हैं। जब पीई ज्यादा हो मतलब बस खचाखच भरी है। बिल्कुल सही पकड़ा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैगजीन ने इसके पीछे का डेटा भी दिखाया है। उन्होंने 2003 से लेकर अब तक के डेटा को खंगाला। अच्छा। हाँ, और हर महीने को 2 हिस्सों में बांटा। पहला अंडर वैल्यूड महीने, जब बाजार का पीई रेशियो अपने 5 साल के औसत से कम था, मतलब बस खाली थी। हाँ, और दूसरा ओवर वैल्यूड महीने, जब पीई औसत से ज्यादा था, यानी बस में बहुत भीड़ थी। ओके, तो उन्होंने डेटा को खंगाला और क्या मिला? क्या ये बस वाली मिसाल सच में काम करती है? नतीजे बहुत साफ थे। जिन लोगों ने अंडर वैल्यूड महीनों में, यानी जब बस खाली थी, तब निवेश किया, उन्होंने अगले 3 सालों में बहुत शानदार रिटर्न कमाए। और जिन्होंने भरी बस में चढ़ने की कोशिश की, उनके रिटर्न्स काफी कम रहे। तो ये बात तो पक्की है कि बाजार की ऊंची कीमतों को लेकर जो चिंता है वो बेवजह नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा तो साफ कहता है कि ऊंचे बाजार में घुसना थोड़ा जोखिम भरा है। लेकिन सोर्स एक और कमाल की बात कहता है कि हम निवेशक गलत जोखिम को देख रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान मार्केट क्रैश पर है, जबकि असली दुश्मन कहीं और छिपा है। सही कहा। हम सब अपना पूरा ध्यान सिर्फ बाजार की गिरने यानी मार्केट रिस्क पर लगाते हैं। हाँ, बाजार गिरेगा, जबकि असली खतरा 3 ऐसे जोखिमों से है जिनके बारे में लगभग कभी बात नहीं होती। और इनमें से पहला है प्रोडक्ट रिस्क। प्रोडक्ट रिस्क, ये क्या होता है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। उसे आसान भाषा में समझ पे है। ये वो जोखिम है
जो आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड या स्टॉक की बनावट में ही छिपा होता है। मतलब फंड मैनेजर की गलती नहीं? नहीं, भले ही उसका फंड मैनेजर दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजर क्यों न हो, ये बाजार के गिरने से नहीं बल्कि उस प्रोडक्ट के अपने स्वभाव से पैदा होता है। ये उदाहरण? ये अभी भी थोड़ा अस्पष्ट लग रहा है। जरूर। मान लीजिए आपने एक ऐसे फंड में पैसा लगाया जो सिर्फ बहुत छोटी टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश करता है। ओके, एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड। हाँ, अब फंड मैनेजर अपना काम बहुत शानदार तरीके से कर रहा है। उसने अपने सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनियां चुनी है। लेकिन अगर किसी वजह से अगले 5 साल तक पूरा का पूरा टेक सेक्टर ही ठंडा पड़ जाए तो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। बिल्कुल, इसमें मैनेजर की कोई गलती नहीं है। ये उस प्रोडक्ट की बनावट का रिस्क है जिसमें आपने पैसा लगाया है। आपने एक बहुत ही संकरे रास्ते पर चलने वाली गाड़ी चुनी थी। अच्छा, अब समझा। मतलब ये कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि फंड मैनेजर कितना अच्छा है, बल्कि ये भी समझना है कि वो फंड किस तालाब में मछली पकड़ रहा है। एकदम सही। अगर तालाब ही सूख गया तो सबसे अच्छा मछुआरा भी खाली हाथ लौटेगा। ये है प्रोडक्ट रिस्क। हाँ, अब आते हैं बाकी 2 जोखिमों पर, जो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर सोर्स एक बिहेवियर टैक्स का जिक्र करता है। ये क्या भला है? टैक्स तो सरकार लगाती है। ये टैक्स सरकार नहीं, हम खुद पर लगाते हैं। ये दूसरे और तीसरे जोखिम से जुड़ा है जिसे हम कहते हैं बिहेवियर रिस्क, यानी निवेशक के अपने बर्ताव से पैदा होने वाला खतरा। हाँ, मैगजीन में एक स्टडी का जिक्र है जो होश उड़ा देती है। एक बहुत अच्छे फंड ने पिछले 10 सालों में SIP के जरिए औसतन 16% सालाना का रिटर्न दिया। 16% सालाना, ये तो जबरदस्त है ना? लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि उस फंड में पैसा लगाने वाले असल निवेशकों को औसतन कितना रिटर्न मिला, तो आंकड़ा था सिर्फ 13%। एक मिनट, फंड ने 16% कमा कर दिया, लेकिन निवेशकों की जेब में सिर्फ 13% गया। ये 3% का फर्क कहाँ गया? ये कोई छुपी हुई फीस है क्या? नहीं, ये कोई फीस नहीं है। सोर्स इसी 3% के फर्क को बिहेवियर टैक्स कहता है। ये वो कीमत है जो निवेशक खुद को अपनी ही लालच और डर के लिए चुकाते हैं। मतलब ये पैसा बाजार ने नहीं छीना? नहीं, ये पैसा निवेशक की अपनी गलतियों ने उनसे छीना है। 3% हर साल, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 10 साल में एक निवेशक ने अपने ही बर्ताव की वजह से लगभग 30-35% कम रिटर्न कमाया। हाँ, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। पर लोग ऐसी क्या गलती करते हैं? वही गलती जो इंसान हजारों सालों से करता आ रहा है, भीड़ का पीछा करना। सोर्स में गूगल ट्रेंड्स का डेटा दिखाया गया है। जब बाजार नई ऊंचाइयों पर होता है तो इक्विटी, म्यूचुअल फंड, कैसे निवेश करें जैसे शब्द खोजने वालों की बाढ़ आ जाती है। हर कोई उस चलती ट्रेन में चढ़ना चाहता है। और जब बाजार गिरता है तो ये सारी दिलचस्पी अचानक गायब हो जाती है। जब असल में खरीदने का मतलब डिस्काउंट पर माल उठाने का मौका होता है, तब सब डर कर बैठ जाते हैं। निवेशक लालच में तब आते हैं जब कीमतें सबसे ज्यादा होती हैं, और डर के मारे तब निकल जाते हैं जब कीमतें सबसे कम होती हैं। खरीदो महंगा, बेचो सस्ता। ये दौलत बनाने का नहीं, गंवाने का फॉर्मूला है। ये सुनने में तो इतना सीधा लगता है कि जब सब बेच रहे हों तब खरीदो, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? गूगल ट्रेंड्स का डेटा तो यही दिखाता है कि इंसान का स्वभाव इसके ठीक उल्टा काम करता है। बिल्कुल आसान नहीं है, खासकर जब बाजार लंबे समय तक सिर्फ ऊपर ही जाता है तो हम सब अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम जीनियस हैं। सही बात है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब मंदी आती है और वो जल्दी खत्म नहीं होती। वी शेप रिकवरी में तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब बाजार यू शेप में जाता है और महीनों या सालों तक नीचे ही रहता है, तब अच्छों का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो अदे बाजार का गिरना सबसे बड़ा जोखिम नहीं है, प्रोडक्ट रिस्क एक हिस्सा है और हमारा अपना बर्ताव सबसे बड़ा विलन है। तो एक निवेशक को असल में किस बात की चिंता करनी चाहिए? सोर्स का सार यही है। सबसे बड़ा जोखिम ये नहीं है कि आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू 50% गिर जाएगी। हाँ, वो तकलीफदेह होगा, लेकिन अगर आपने अच्छी जगह निवेश किया है तो वो वापस आ जाएगी। असली जोखिम 2 हैं और वो बहुत बड़े हैं। और वो क्या है? पहला, ऐसी किसी भी चीज में निवेश ही ना करना जिसमें बढ़ने की क्षमता हो। अच्छा। यानी अपना सारा पैसा सिर्फ बैंक FD या घर में रख के चुपचाप महंगाई को अपनी बचत को दीमक की तरह खाते हुए देखना, ये सबसे बड़ा लेकिन सबसे खामोश जोखिम है। क्योंकि महंगाई हर साल आपकी दौलत का एक हिस्सा चुरा लेती है बिना किसी शोर के। बिल्कुल। और दूसरा जोखिम? दूसरा, सही चीजों में गलत तरीके से निवेश करना,
यानी अच्छे फंड्स चुनना, लेकिन उनमें गलत समय पर, जब वो महंगे हों तब घुसना और जब वो सस्ते हों तब डर कर बाहर निकल जाना। और सबसे बड़ी गलती, ठीक उनके काम करने से पहले ही, यानी लॉन्ग टर्म में रिटर्न देने से पहले ही निवेश से बाहर हो जाना। तो अंत में सलाह क्या है? क्या करे एक आम निवेशक? सलाह बहुत सीधी और सरल है, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल। पहला, वैल्यूएशंस का सम्मान करें। समझें कि जब बस में भीड़ है तो थोड़ा संभल कर चलें। दूसरा, कंपनियों के फंडामेंटल्स को समझें, सिर्फ शोर के पीछे न भागें। लेकिन सबसे जरूरी बात, बाजार से पूरी तरह बाहर रहने या बहुत जल्दी हार मान लेने से होने वाले भारी नुकसान को समझें। तो मतलब सिंपल फंडा है, शांत रहें, अनुशासित रहें और गेम में बने रहें। यही कुंजी है। इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोर्स में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि 2005 के बाद से मिड और स्मॉल कैप फंड्स को एक बड़ी गिरावट से उभर कर नई ऊंचाई पर पहुंचने में औसतन 400 दिन से भी ज्यादा लगे हैं। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल डेटा पॉइंट है। सलाह तो यही है कि निवेशित रहें, लेकिन जरा सोचिए, जब गिरावट का 350वां दिन हो, आपका पोर्टफोलियो अभी भी 30-40% नीचे गहरे लाल निशान में हो और रिकवरी का दूर दूर तक कोई संकेत न दिख रहा हो, तब निवेशित रहने का एहसास कैसा होता है? ये सवाल किसी वित्तीय मॉडल या स्प्रेडशीट का नहीं है। ये आपके व्यक्तिगत स्वभाव और आपकी मानसिक मजबूती का है। उस लंबी और धीमी लड़ाई के लिए आप सिर्फ अपने पैसे को ही नहीं, बल्कि अपने मन को कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि असली जंग बाजार में नहीं, आपके दिमाग में लड़ी जाती है।